नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी हब में। हमारी पॉलिटी की सीरीज़ जो हम जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स के लिए बना रहे हैं वो कंटिन्यू है। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो फंडामेंटल राइट्स इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। तो आगे आने वाली आई थिंक एक या दो वीडियोस में हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम डीपीएसपीज कर लेंगे और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कर लेंगे, और ऐसे करके हम आपकी सारी पॉलिटी जो है ये हम सारी ख़त्म कर लेंगे। और जो भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपको पूछे जाएंगे वो इन वीडियोस से क्वेश्चंस निकल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन जो है आर्टिकल 19 से, और हम पढ़ेंगे आज राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक। ठीक है, ये है राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक राइट टू फ्रीडम की हम बात करते हैं। तो आर्टिकल 19 6 फंडामेंटल राइट की गारंटी देता है सिटीजन्स ऑफ इंडिया को। इसमें क्या है, ओरिजिनली इसमें 7 आर्टिकल्स थे। ठीक है, 7 प्रोविजन से, इसमें 7 आर्टिकल्स थे 19 में, लेकिन जो 7 था वो प्रॉपर्टी के रिलेटेड था, जो कि 44th अमेंडमेंट में 1978 को डिलीट कर दिया जाता है। ठीक है, इसको 1978 को डिलीट कर दिया जाता है और 300A में इसको ऐड किया जाता है एज अ लीगल राइट। समझ में आई? आर्टिकल जो 19 है इसमें 7 फंडामेंटल राइट से ओरिजिनली, लेकिन जो 7th फंडामेंटल राइट है उसको डिलीट कर दिया जाता है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 को, और एज अ लीगल राइट जो है वो ऐड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में इन द आर्टिकल 300A। तो आर्टिकल 19 क्लॉज ए क्या कहता है? वो कहता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलें और कुछ भी एक्सप्रेस करें। आप अपने देश के जो सिक्योरिटी है वो लीक नहीं कर सकते, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लीक नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बात? तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो कुछ हद तक है। ठीक है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ हद तक है। तो राइट टू असेंबल एंड पीसफुल विदाउट आर्म्स, अगर आपको कोई प्रोटेस्ट करना है तो आप असेंबल हो सकते हो पीसफुली, लेकिन विदाउट आर्म्स। और आपको पता है कि जो हमारी स्ट्राइक करते हैं हम, जो स्ट्राइक है वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है। स्ट्राइक इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो आपको स्ट्राइक जो है वो एक लीगल राइट है, आपका एक लीगल राइट है, वो फंडामेंटल राइट नहीं है स्ट्राइक करना। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, आप एसोसिएशन बना सकते हो, पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 19 क्लॉज डी क्या कहता है? आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आप कहीं भी घूम सकते हो। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, आप कहीं भी घूम सकते हो। अरुणाचल से लेके आप गुजरात तक कहीं भी घूम सकते हो, आपको कोई भी नहीं रोकेगा। आप फ्रीली मूव कर सकते हो इनसाइड द टेरिटरी ऑफ कंट्री। आर्टिकल 19 क्लॉज ई क्या बोलता है? आप पूरे देश में कहीं भी रह सकते हो, सेटल हो सकते हो, कहीं भी अपना घर जो है वो बसा सकते हो। 19 क्लॉज डी बोलता है आप कहीं भी फ्रीली थ्रू आउट कंट्री मूव कर सकते हो। लेकिन आर्टिकल 19 क्लॉज ई बोलता है कि आप रह सकते हो, आप देश के किसी भी पार्ट में रह सकते हो, वहां पे सेटल हो सकते हो, आपको कोई भी नहीं रोक सकता, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 क्लॉज ई। 19 क्लॉज एफ बोलता है आप कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी ट्रेड जो है उसको प्रोफेस कर सकते हो पूरे देश भर में, आपको तब भी कोई नहीं रोकेगा। तो ये थे हमारे 6 आर्टिकल्स अंडर आर्टिकल 19, जिसमें 19 क्लॉज ए बोलता है आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। 19 क्लॉज बी बोलता है आप पीसफुली असेंबल हो सकते हो, प्रोटेस्ट कर सकते हो। आप 19 क्लॉज सी बोलता है आप एसोसिएशंस जो है वो बना सकते हो। 19 क्लॉज डी का कहना है आप पूरी टेरिटरी में फ्रीली मूव कर सकते हो। 19 क्लॉज ई बोलता है आप पूरी कंट्री में सेटल हो सकते हो, कहीं भी घर बसा सकते हो, कहीं भी मूवमेंट कर सकते हो, आपको कोई भी नहीं रोकेगा। और 19 क्लॉज एफ बोलता है आप कोई भी बिजनेस ट्रेड जो है उसको प्रैक्टिस कर सकते हो पूरी कंट्री में, आपको तब भी कोई नहीं बोलेगा। इन द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 कंटेन कितने? 7 राइट्स। इसमें ओरिजिनली आर्टिकल 19 में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, 7 फंडामेंटल राइट्स थे ओरिजिनली आर्टिकल 19 में। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट होती है, आपको पीछे बताया मैंने 1978 में। ठीक है, 44th अमेंडमेंट एक्ट होती है, और राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी ये डिलीट किया जाता है, और इसको इंसर्ट किया जाता है कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 300A में इसको इंसर्ट किया जाता है एज अ लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। दिस इज अबाउट द राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि हमारे आर्टिकल 31 में था। तो ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था ये हमारा आर्टिकल 31 में था, और ये 19 में भी था। 2-3 जगह इसके बारे में बात की गई है राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में, तो वहां से इसको डिलीट किया जाता है, और 300A में एज ए लीगल राइट जो है और कॉन्स्टिट्यूशन राइट ऐसे इसको ऐड किया जाता है आर्टिकल 300A में।
आर्टिकल 20 सेज प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन टू ऑफेंसेस। आर्टिकल 20 बोलता है कि अगर आप अरेस्ट हो जाते हो, अगर आप किसी क्राइम के चलते आप कोई क्राइम करते हो, अगर वो अरेस्ट हो जाते हो, तो आपके पास क्या क्या इम्यूनिटीज है स्टेट के खिलाफ, आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हो। प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट ऑफ फॉर ऑफेंसेस इज अवेलेबल टू सिटीजन्स एज वेल एज फॉरनर्स। तो ये जो है आपकी जो इम्यूनिटीज़ हैं स्टेट के प्रति, स्टेट के खिलाफ आपकी इम्यूनिटीज़ हैं कि स्टेट जो है आपको ठीक तरह से जो है जो कानून है वो इम्प्लीमेंट कर रही है। आपने जो क्राइम किया है उसके रिलेटेड जो कानून है वो जो बने हैं वो कानून ठीक से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं आपके क्राइम के लिए, या तो आपको उस कानून में जो पनिशमेंट दी गई है उससे ज़्यादा पनिशमेंट तो नहीं दी जा रही है आपको। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये इंश्योर करता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में 3 प्रोविजंस हैं। जो पहला प्रोविजन बात करता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप इस जगह पे कोई क्राइम करते हैं, ठीक है, 1940 में कोई क्राइम करते हैं और 1950 में आपकी आपकी ट्रायल चलते चलते 1950 हो जाता है और 1950 में एक अलग लॉ आ जाता है, ठीक है, एक नया कानून आ जाता है, एक न्यू कानून आ जाता है। और ये जो यहाँ पे कानून था, यहाँ पे जो लॉ था, इस लॉ की जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो इस टाइम थी, इस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन इस टाइम हो जाती है। लेकिन आपने जो क्राइम किया है वो 1940 में किया है। कब किया? 1940 में किया है। तो इसका मतलब ये है कि आपको उसी कानून के तहत जो है वो सज़ा मिलेगी। आपको 1940 में जो कानून था उसी के तहत सज़ा मिलेगी। आपको 1950 में जो नया कानून आया है आपके क्राइम के लिए उसके तहत आपको सज़ा नहीं मिलेगी। इसको बोलते हैं नो एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। क्या है कि 1940 में आप क्राइम करते हो, उस टाइम लॉ था आपके क्राइम के लिए, और 1950 तक आपकी जो ट्रायल है वो चलती है, और 1950 में न्यू लॉ आ जाता है आपके क्राइम के लिए, जो आपने क्राइम किया उसके रिस्पेक्ट में न्यू लॉ आ जाता है। लेकिन आपको जो सज़ा मिलेगी वो 1940 में जब आपने क्राइम किया था वह तब जो लॉ था उसके अकॉर्डिंग आपको सज़ा मिलेगी। आपको सज़ा न्यू लॉ के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब ये है। और ये चीज़ जो है ये एप्लीकेबल होगी ओनली फॉर क्रिमिनल लॉज, ये सिविल लॉस में एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन जो क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ वही चलेगा जो 1940 में था। और सिविल लॉ कौन सा चलेगा? अगर कोई नया सिविल लॉ आ गया है और आपकी ट्रायल चल रही है तो वो सिविल लॉ के अकॉर्डिंग आपको डील किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ये वही है जो मैंने आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा दिया है। नो डबल जियोपार्डी मतलब क्या है कि एक क्राइम के लिए आपको 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती। ठीक है, 2 बार सज़ा आपको नहीं मिल सकती एक क्राइम के लिए, इसको बोलते हैं नो डबल जियोपार्डी। अगर आपने एक क्राइम किया है उसको आपको 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती। मतलब क्या है कि देखो, अगर आपने कुछ ऐसा डिपार्टमेंटल क्राइम कर दिया तो डिपार्टमेंट आपको सस्पेंड कर दिया, डिपार्टमेंट ने आपको सस्पेंड कर दिया। ठीक है, डिपार्टमेंट आपको सस्पेंड कर देता है और आप कोर्ट में चले जाते हैं। तो आप कहाँ चले जाते हैं? कोर्ट में चले जाते हैं। तो लेकिन आप कोर्ट में बोलेंगे कि आप मुझे सज़ा नहीं दे सकते। ठीक है, आप हाई कोर्ट में चले जाते हैं, हाई कोर्ट को आप बोलते हैं कि आप मुझे सज़ा नहीं दे सकते क्योंकि मुझे पहले से डिपार्टमेंट ने सज़ा दी है सस्पेंड करके। तो यहाँ पे ये जो है ये चीज़ यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होती है, क्योंकि कोर्ट बोलता है कि वो डिपार्टमेंटल जो सस्पेंशन होता है वो नहीं मानता है कोर्ट। ठीक है, कोर्ट मानता है कि कोर्ट की कोई दी हुई सज़ा, ठीक है, कोर्ट की कोई दी हुई सज़ा जो है, अगर वो सज़ा आपको पहले दी गई है और फिर से कोर्ट कोई दूसरी सज़ा दे रही है तो वो हो जाएगा डबल जियोपार्डी। लेकिन आपकी डिपार्टमेंटल आपको सस्पेंशन देता है, डिपार्टमेंटल सस्पेंशन आपकी होती है, तो वो डबल जियोपार्डी में नहीं आएगी। उसमें क्या होगा कि कोर्ट आपको पनिशमेंट दे सकता है। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब आपको अगर आपने कोई क्राइम किया है तो पुलिस स्टेशन में पुलिस जो है लॉकअप में आपसे ये नहीं उगलवा सकती, ये स्टेटमेंट नहीं ले सकती कि आप अपने खिलाफ जो है गवाही दें कि मैंने ये काम किया है। तो आपको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए पुलिस मजबूर नहीं कर सकती, ये आपकी इम्यूनिटी है। अगर करे भी तो आप कोर्ट में जाके, आपको पता है कि अगर पुलिस आपको मजबूर भी करे तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोर्ट में ये चीज़ें एडमिसिबल नहीं होती हैं। कोर्ट में जो जुडिशरी है ये चीज़ एडमिसिबल नहीं करती है कि आपने अपने खिलाफ क्या बोला है, वो चीज़ें कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती हैं। तो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, अपने खिलाफ आप क्या कर सकते हैं? अपने खिलाफ आपको इम्यूनिटी है कि आप अपने खिलाफ कोई भी चीज़ें जो हैं, मतलब जो आपके खिलाफ एक्शन लेने में मदद करेंगी, वो आप नहीं बता सकते हैं। ये सही नहीं है।
तो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब क्या है कि आपको कोई भी मजबूर नहीं कर सकता अपने खिलाफ गवाही देने के लिए, अपने खिलाफ सबूत पेश करने के लिए। लेकिन फिर नारकोटिक्स क्यों किया जाता है? ठीक है, नारकोटिक्स जो है सच बुलवाने के लिए वो क्यों जाता है? उसमें एक ट्रुथ सीरम जो है, नारकोटिक्स में ट्रुथ सीरम जो है वो इंजेक्ट किया जाता है, सोडियम पेंथोथल आई थिंक, वो इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में और बंदे से जो है ट्रुथ बुलवाया जाता है। ठीक है, ट्रुथ बुलवाया जाता है, लेकिन उस ट्रुथ को आप जुडिशरी में, कोर्ट में जो है पेश नहीं कर सकते क्योंकि वो एडमिसिबल नहीं होगी। लेकिन फिर लेते क्यों है? फिर हम टेस्ट जो है नार्को टेस्ट क्यों करते हैं? ताकि नार्को टेस्ट से हमें केस सुलझाने में जो है वो आइडिया मिले, केस सुलझाने में हमें हेल्प मिले, तभी हम नार्को टेस्ट करते हैं। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। आर्टिकल 21 मेन आर्टिकल है। ठीक है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। अब नो देखो, दो चीजें होती हैं, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, डीपीएल एंड पीईबीएल। देखो, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ होता है कि अगर आपने कोई क्राइम किया है तो आपको उस तरीके से सजा दी जाएगी जो प्रोसीजर है किसने एस्टेब्लिश किया है? लॉ ने। ठीक है, कानून बनाया जो पार्लियामेंट में, उसमें जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया है कि इस तरीके से आपको सजा दी जाएगी, तो उसी तरीका से आपको जो है सजा दी जाएगी। लेकिन प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में क्या देखा जाता है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में क्या देखा जाता है कि जो सबसे पहले लॉ है वो पार्लियामेंट ने बनाया है। हाँ जी, बिल्कुल पार्लियामेंट ने बनाया, और वो सही प्रोसीजर से गुजरा है। ठीक है, उसका जो प्रोसीजर था वो सही था। वो अगर राज्यसभा में पेश हुआ तो लोकसभा से पास हुआ, लोकसभा में पेश हुआ तो राज्यसभा में पास हुआ है। क्या उसको सिग्नेचर ठीक ढंग से प्रेजेंट एसेंट मिला है कि नहीं मिला है? अगर ये सब हुआ है तो वो क्या हो जाता है? लॉ जो है वो एज अ हम यूज़ कर सकते हैं उसको, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। लेकिन जो डीपीएल है, डीपीएल, ये एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये यूएस से हमने बोरो किया है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है कि, लेकिन जुडिशरी इसको क्या करती है? यूज़ करती है अपने जजमेंट्स देने के लिए। लेकिन जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ ये हमने यूके से बोरो किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन ये जो डीपीएल है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये हमने यूएसए से बोरो किया है। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है ये तो होना ही चाहिए, पार्लियामेंट से अप्रूव होना चाहिए, प्रोसीजर बिल्कुल सही होना चाहिए। उसके बाद जो लॉ है वो क्या सही भी है? ठीक है, वो लॉ फेयर भी होना चाहिए और जस्ट भी होना चाहिए। ठीक है, वो लॉ क्या होना चाहिए? फेयर भी होना चाहिए और जस्ट भी होना चाहिए। तो अगर मैं साधारण भाषा में कहूँ तो डीपीएल क्या होता है? डीपीएल होता है पीईबीएल, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ प्लस जस्ट एंड फेयर। वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी होना चाहिए, ढंग से पास भी होना चाहिए, और वो पार्लियामेंट में पास करना चाहिए, और वो जस्ट और फेयर भी होना चाहिए। उसको बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हमारी जो जुडिशरी है वो आजकल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का यूज़ करती है ड्यूरिंग डिलीवरिंग द जजमेंट्स। ठीक है, जजमेंट देते टाइम वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का यूज़ करती है, एज वेल एज प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का भी यूज़ करती है। राइट्स अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो है पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में बात करता है। इसके अंदर जो है जुडिशरी ने टाइम टू टाइम जजमेंट्स देते टाइम जो है हमारे जो और राइट्स जो हैं वो इवॉल्व किए हैं। इसका जो वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड है, मतलब इसमें बहुत सारे जो हैं हमारे राइट्स आते हैं। राइट टू प्रिवेसी आता है, लीगल राइट, स्पीडी ट्रायल्स, एग्जीक्यूशन, मेडिकल एड, फेयर ट्रायल, स्लीप, नॉइस पोल्यूशन, डेवलपमेंट, हैंगिंग, नो राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, आपको कोई पब्लिक में हैंग नहीं कर सकता, ये भी आपका फंडामेंटल राइट है। आपको क्लीन इन्वायरमेंट चाहिए, साफ़ सुथरी हवा चाहिए। ठीक है, ये भी आपका जो है वो फंडामेंटल राइट है। नॉइस पोल्यूशन से भी आपका फंडामेंटल राइट है, मतलब 10 बजे तक आप डीजे बजा रहे हो, ये आपका राइट है, मानता हूँ मैं। लेकिन आपके डीजे बजाने से आपके मोहल्ले वालों की नींद हराम हो रही है 10-12 बजे, तो वो भी जो है उनका फंडामेंटल राइट भी उसमें हनन हो रहा है। तो मीन्स फंडामेंटल राइट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लग सकती हैं। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन की बात करता है, बोलता है कि जो 6 से लेकर 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है वो देनी चाहिए। और ये कब ऐड किया? ये 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये चीज़ ऐड की गई, आर्टिकल 21A, जिसमें बच्चों की एजुकेशन की बात होती है जो कि 6 से लेके 14 साल के बीच में। लेकिन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के पहले क्या था? डीपीएसपीज में एजुकेशन की बात की गई थी बच्चों की, जो कि था आर्टिकल 45 में। आर्टिकल 22 बात करता है प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन की। किसकी? प्रिवेंटिव डिटेंशन की। प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन, और वी कैन से दैट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। लाइक अगर आपने कोई क्राइम किया है तो आपका जो
आपका जो ट्रायल हो रही है वो सही तरीके से हो रही नहीं हो रही है। आपको अगर आपके पास पैसे नहीं हैं वकील करने के, तो क्या आपको जो है सरकारी वकील मिला है कि नहीं मिला है? राइट टू इन्फॉर्म्ड, राइट टू कंसल्ट एंड डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर, आपको मिला है सरकारी वकील की नहीं मिला है? और आपको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया कि नहीं किया गया? और अगर मजिस्ट्रेट ने बोला कि इसने जो क्राइम किया है उसके लिए इसको छोड़ दो, मतलब वो इतना हीनस क्राइम नहीं है तो उसको छोड़ दो, तो क्या आपको छोड़ा गया कि नहीं छोड़ा गया? कहीं पुलिस वाले आपकी जो है आपकी पर्सनल दुश्मनी आपसे निकालने के लिए आपको लॉकअप में तो नहीं रखा है? आपको एक्सप्लॉइट नहीं किया जा रहा है, ठीक है, ये बोल सकते हैं, आपको एक्सप्लॉइट तो नहीं किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखता है आर्टिकल 22 क्लॉज 1। आर्टिकल 22 में ही बात होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन की। आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ये जो वर्ड सेंस के साथ फैमिलियर होना चाहिए। इन्हीं ऐसे ही आपको जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं आपके पेपर में। लेकिन आपको जो है जनरल नॉलेज होना भी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, एनालिसिस होना भी चीज़ों का ज़्यादा ज़रूरी है। आपको डिटेल में चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि आपके दिमाग में रहे कि इसका मतलब क्या होता है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये होता है कि आपको जो है आपकी अरेस्ट होगी 3 महीने या 3 महीने से ऊपर के लिए आपकी अरेस्ट होगी। इसलिए नहीं कि आपने कोई क्राइम किया है, ये वो इसलिए होगी कि आपने पीछे अपनी लाइफ में कोई क्राइम किया था जिसको देखते हुए आपकी 3 महीने या 3 महीने के ऊपर की अरेस्ट होगी। और ये क्यों होती है? ये इसलिए होती है कि आपसे हो सकता है कि हमें हमारी डिफेंस को खतरा हो, हमारी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को खतरा हो, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को मद्देनजर रखते हुए, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। आपने जो पिछले अपनी लाइफ में क्राइम किया था उस क्राइम की वजह से आपको अरेस्ट किया जाता है कि आप फिर से कोई ऐसा काम ना कर दें जिससे ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे जो डिस्कस की गई हैं इन चीज़ों के ऊपर जो है ये चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएं। तो इसलिए आपको अरेस्ट किया जाता है 3 महीने के लिए या 3 महीने से ऊपर के लिए। उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब है कि आपको अरेस्ट किया जाता है ना कि इसके लिए कि आपने क्राइम किया है, बल्कि इसलिए अरेस्ट किया जाता है कि आपने अपने पिछली लाइफ में पहले अपने लाइफ टाइम में कोई क्राइम किया है जिसको देखते हुए आपसे खतरा है हमारे डिफेंस को, हमारी स्टेट को, हमारे पब्लिक ऑर्डर को, हमारी सिक्योरिटी को, हमारे देश की सिक्योरिटी को। इसलिए आपको 3 महीने या 3 महीने से ज़्यादा हम अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 3 महीने से ज़्यादा अरेस्ट करना है तो आपको एक एडवाइजरी बोर्ड की जो है वो परमिशन लेनी पड़ती है, जिसके जो मेंबर होता है वो हाई कोर्ट के जज होते हैं, ठीक है, या इसके चेयरमैन जो होते हैं वो हाई कोर्ट के जज होते हैं, तो उनकी आपको परमिशन लेना ज़रूरी है। तो ये था आज के लेक्चर के बारे में। एक या 2 लेक्चर और आएंगे इसके, और हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ठीक है, एग्जाम्स आने वाले हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।